कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। जल्दी से दीदी के पास पहुंच जाती हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो दीदी संभाल ले। माया अपनी दीदी की ससुराल जा रही थी। शाम तक वो अपनी दीदी राधिका के ससुराल पहुंच गई। अरे वाह! साली साहिबा ने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ माया, तूने ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज। दीदी जीजू, कल मेरा बर्थडे है तो सोचा इस बार का बर्थडे मैं आप दोनों के साथ ही मनाऊं। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। अरे वाह! ये तो तुमने बहुत अच्छा किया साली साहिबा। कल हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। राधिका, मैं सजावट का सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम तब तक साली साहिबा की खातिरदारी करो। क्या बात है विक्रम, मुझसे ज्यादा तो आप खुश लग रहे हैं माया के आने पर। ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? तुम कहो तो मैं कहीं नहीं जाता। सिर्फ केक लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन माया अंदर ही अंदर कुछ परेशान थी। अगले दिन विक्रम ने पूरा एक घर डेकोरेट कर दिया। माया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक काटने के बाद ही अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दीदी, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। माया बाथरूम गई। उसने अपने बैग से प्रेगनेंसी किट निकाली और चेकअप किया तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। जिस बात का डर था वही हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। खैर, थोड़ी देर में माया बाहर आ गई। तभी उनके यहाँ कुछ भिखारी आ गए। चलो, तुम लोग केक खा लो और जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं जीजू, अब भिखारी भी हमारी तरह इंसान होते हैं। आप लोग बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। माया ने अपने हाथों से उन भिखारियों को बड़े प्यार से खाना परोसा। उन्हें पेट भर के खाना खिलाया और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसने सभी भिखारियों को कुछ पैसे दिए और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। अब आप लोग जाइए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक यहाँ आकर कभी भी आ सकते हैं। इतना कहकर सारे भिखारी वहां से चले गए। माया, तू तो पूरी तरह बदल गई। अब विक्रम, तुम्हें पता है, बचपन में माया जैसे ही भिखारियों को देख लेती थी ना, तो उनसे दूर भाग जाती थी और या उन्हें पत्थर उठाकर मारने लगती थी। अरे क्या बात है! अब हमारी माया समझदार हो गई है। वेरी गुड माया। ऐसे ही सबका सम्मान किया करो। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक रात राधिका ने अपने पति से माया के बारे में बात की। विक्रम, मेरी बहन माया को आए हुए कई महीने बीत गए, लेकिन वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि माया यहाँ से जाए ही ना। वैसे भी हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। माया के आ जाने से घर थोड़ा भरा भरा लगता है। अगले दिन राधिका ने जब ध्यान से माया को देखा तो उसका पेट थोड़ा निकला हुआ था। अब माया, तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ी सी गैस बन गई होगी। गर्मी भी तो बहुत है ना। लेकिन जैसे जैसे माया का समय बीत रहा था, माया का पेट और भी बाहर आता जा रहा था। राधिका को अब उस पर शक होने लगा था, इसलिए उसने बिना माया को बताए एक दिन डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, मुबारक हो, ये जल्द ही माँ बनने वाली हैं। सिर्फ 2 महीने बाद। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। विक्रम और राधिका हैरान हो गए। माया का तो डर के मारे बुरा हाल था। माया, किसका बाप लेकर तू हमारे घर रुकी हुई है? हमारे माँ बाप को इसके बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे वो? जल्दी बता, कौन है इसका बाप? दीदी, इस बारे में मैं जो भी बताऊंगी आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, पर वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। राधिका, उसे ज्यादा परेशान मत करो। वो कह रही है ना कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। माया को इस घर में आए हुए 7 महीने बीत चुके हैं और उसे प्रेग्नेंट हुए भी 7 महीने हुए हैं, और जैसे ही माया के जाने की बात करती हूँ आप परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? दीदी, आप जीजू को गलत मत समझिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है माया, जैसे ही मैंने विक्रम को कुछ बोल दिया वैसे ही उसकी साली को बुरा लग गया। हाँ, अब तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है। अब राधिका ने अपनी बहन और विक्रम दोनों से ही बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो बस खाना बनाकर उनके सामने रख लेती है और चुपचाप अपने कमरे में सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। उसने काले से रंग के बच्चे को जन्म दिया। अब विक्रम भी गोरा है और तू भी गोरी है। हमारे खानदान में कोई इतना काला भी नहीं है, फिर ये बच्चा काला कैसे पैदा हो गया?
राधिका, अब तो साबित हो गया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब तो बता दो माया कि ये बच्चा किसका है, वरना तुम्हारी बहन मुझसे बात नहीं करेगी। मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको कुछ भी बताऊंगी आप लोग भरोसा नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ये सब सच बोल रही हूँ कि इस बच्चे के पैदा होने में किसी मर्द का हाथ नहीं है। दीदी आप ये बच्चा रख लो और मुझे घर जाने दो। देख रहे हो विक्रम, ये कितनी बड़ी पापी हो गई है। अपना पाप हमें देना चाहती है। तुझे नहीं बताना तो मत बता। अपना बच्चा पकड़ और निकल जा यहाँ से। राधिका ने जल्दी से उसका बैग पैक किया और उसे उससे बच्चे के साथ वहां से भगाने लगी। इतनी देर में वहां ढेर सारे भिखारी आ गए। उनमें से एक बूढ़ी भिखारन ने उस बच्चे को माया से छीन लिया। अरे ये बच्चा मेरा नाती है, हम लोग इसे लेने के लिए आए हैं क्योंकि इसकी माँ को तुम्हारी छोटी बहन ने ऊपर पहुंचा दिया था। क्या? इसका मतलब आप ही उनकी माँ हो? हाँ मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन अब तुम अंदर से पूरी तरह बदल चुकी हो, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया। दीदी, जीजू, अब मैं इन लोगों के सामने सब कुछ बताती हूँ। दरअसल आज से 3 साल पहले जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने कहीं जंगल में गई हुई थी, तब वहां पर एक भिखारन आ गई। वो हमसे बार बार खाना मांग रही थी। हम टिफिन में खाना खा रहे थे और वो हमारी तरफ ही घूरे जा रही थी। मुझे गुस्सा आया और वह टिफिन उठाकर उसे मैंने मार दिया, जिससे वो कहीं गिर गई और अंतिम सांसें लेने लगी। तेरी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा ही दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही 18 साल की हो जाएगी वैसे ही मेरा बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। मैं उस समय सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैं 18 साल की हो रही थी, मुझे उनका दिया हुआ श्राप डराने लगा। हर रोज मुझे वही सपना दिखाई देता था, इसलिए मैं अपने 18वें जन्मदिन पर सीधा आपके पास आ गई, क्योंकि अगर मैं घर में रहती तो अपने माँ बाप को कोई जवाब नहीं दे पाती। इसलिए मैं जैसे ही 18 साल की हुई वैसे ही मुझे उल्टी हुई और पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अब हम लोग इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाते हैं। तुमने इस बच्ची को स्वस्थ पैदा किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सारे भिखारी वहां से बच्चा लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो तू इसी वजह से भिखारियों की इतनी इज्जत करने लगी? हाँ दीदी, मुझे उस गलती का आज तक एहसास है। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। हाँ माया, अब ऐसा कभी मत करना, वरना तुम्हारी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी बहन मुझे ही कैरेक्टरलेस समझने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी पिछले 9 महीने में इस घर में हो रहा था, उन सब से मेरा शक सिर्फ आप पर ही जा रहा था, लेकिन मैं गलत थी। खैर अगले दिन विक्रम की साली अपने घर वापस लौट गई। इधर विक्रम और राधिका खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। विक्रम, तूने गांव की गबाल लड़की से शादी तो कर ली, पर इसे कुछ आता भी है? सासू माँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। दाल चावल सब्जी रोटी पनीर सब कुछ। तुम जैसी गंवार औरतों को और आता ही क्या है? इन गांव की लड़कियों को दाल चावल सब्जी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। भाभी जी, आप उसे बार बार गवार बोलना बंद कीजिए। आप क्या बनवाना चाहती हैं उससे? हम्म, इसे कुछ ऐसा बनाने को बोलती हूँ ना ताकि ये बना ही ना पाए और सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाए। इसे शहर की चीजें तो बनानी आती नहीं होंगी। अच्छा ममता, ऐसा करो तुम सबके लिए मैक्रोनी बना दो। भाभी, ममता गांव की रहने वाली है, उसने तो मैक्रोनी देखी भी नहीं होगी आज तक। चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप लोगों को मैक्रोनी बनाकर खिलाती हूँ। ममता तुरंत किचन में गई। मुझे मैक्रोनी बनानी तो ठीक ढंग से नहीं आती। ऐसा करती हूँ, पहले मैक्रोनी उबाल लेती हूँ, फिर उसमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, जलजीरा और हरा धनिया, हरे मटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब डाल देती हूँ। उसके बाद पत्ता गोभी और मूली ऊपर से डालकर सजा दूंगी। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है। देखती हूँ इन लोगों को पसंद आता है या नहीं। थोड़ी देर में ममता रंग बिरंगी खुशबूदार मैक्रोनी बनाकर ले आती है। बाहर उसकी सास, जेठ जेठानी और पति सब मौजूद थे। अरे वाह, मैक्रोनी की ऐसी महक तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। भैया पहले आप लोग खाकर बताइए कैसी बनी है। उन लोगों को मैक्रोनी इतनी पसंद आई कि 2 मिनट के अंदर वो लोग सब चट कर गए। क्या बात है ममता, ऐसी मैक्रोनी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी।
बस बस ज्यादा तारीफ मत करो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़कर ना तांडव करने लगेगी। खैर, खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अगले दिन दोनों भाई काम पर चले गए। शाम को जब दोनों भाई घर पर आए तो विक्रम के सर पर पट्टी चढ़ी थी और हाथों में प्लास्टर था। घर वाले ये देखकर हैरान हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हाँ विक्रम जी, क्या हो गया आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? अरे ममता, अचानक फैक्ट्री में एक घटना हो गई जिसकी वजह से विक्रम की ये हालत हो गई। अब विक्रम 2-4 महीनों तक काम पर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अब विक्रम दिन रात अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ममता उसकी खूब सेवा करती थी। फिर एक रोज, देवरानी जी, दिन भर विक्रम के पास ही बैठी रहती हो। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो जाकर। उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं, फिर पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। ठीक है भाभी। अब उसकी जेठानी सारा काम उससे ही करवाने लगी और वो बैठकर आराम फरमाया करती थी। फिर एक रात उसने अपने पति से कहा, सुनो, पिछले 1 महीने से देवर जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हम लोग अंबानी के खानदान के तो है नहीं कि सारा खर्चा आप अकेले ही उठाएं। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। ये सब दूर खड़ी ममता ने सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसका मतलब मैं और विक्रम जी इस घर पर बोझ बन चुके हैं। अगले दिन उसके जेठ और जेठानी ने इस बारे में अपनी माँ से बात की। तुम लोग सही कह रहे हो। अगर विक्रम की शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, पर उसकी वजह से तुझे ममता का भी सारा खर्चा झेलना पड़ रहा है। दिन में 3-3 बार खाना तो ठूसती है। ऐसा करो, बंटवारा कर ही लो तुम लोग। उसी दिन ममता की सास ने उस घर का बंटवारा कर दिया। ममता, मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे साथ इस हालात में ऐसा बर्ताव करेंगी। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाजार जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। शाम को ममता दवाई लेने मार्केट गई तो देखा एक ठेले पर पूरे मोहल्ले के लोग मैक्रोनी खा रहे थे। ये सारे लोग तो हमारे ही मोहल्ले के हैं। इस मैक्रोनी के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? विक्रम से पूछना पड़ेगा। खैर, मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ममता घर वापस आ गई और विक्रम से उस मैक्रोनी वाले के बारे में बात की। ममता, इस पूरे इलाके में सिर्फ वो ही एक माइक्रोनी वाला है, इसलिए सब उसके पास ही माइक्रोनी खाने जाते हैं। आजकल के शहर के लड़की लड़कियां, आदमी औरतें, सबको माइक्रोनी बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं भी अपने घर के बाहर मैक्रोनी बेचना शुरू कर दूं? जब आप लोगों को मेरी मैक्रोनी का स्वाद इतना अच्छा लगा था, तो मोहल्ले वालों को कितना अच्छा लगेगा। ममता, बात तो सही है, लेकिन मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ? अरे, एक पत्नी ही अपने पति का सहारा तो होती है। मुझे ये करने दीजिए, क्योंकि पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसी रात ममता मैक्रोनी बनाने का सामान लेकर आई। सुबह जल्दी उठकर उसने रंग बिरंगी स्वादिष्ट मैक्रोनी बनाई और घर के बाहर ही बेचने लगी। धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। अरे वाह बहुरिया, हम तो माइक्रोनी खाने बाजार जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी माइक्रोनी की महक ने हम लोगों को खींच लिया। जल्दी से खिला दो, अब और नहीं रहा जाता। हाँ हाँ चाचा, जरूर। ममता ने उन सबको मैक्रोनी खिलाई। जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे, सब ऑटोमेटिक उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह बहुरिया, तुम्हारी माइक्रोनी की स्वाद तो उस ठेले वाले से भी कई गुना ज्यादा है। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ तुम्हारी दुकान से ही माइक्रोनी खाया करेंगे। तो इस तरह ममता की दुकान पहले ही दिन चल पड़ी। कुछ ही महीनों में उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए। 3 महीने बाद विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया। ममता, तुमसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तुमने तो 3 महीने में ही सफलता प्राप्त कर ली। अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं। अब ये दुकान हम दोनों मिलकर चलाएंगे। विक्रम और ममता अपनी माइक्रोनी की दुकान चलाने लगे। उनका धंधा इतना अच्छा चला कि मोहल्ले में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब एक रोज उनके रेस्टोरेंट में उनके भैया, भाभी और माँ आए। बहू, विक्रम हमें माफ कर देना, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। हाँ विक्रम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, हमें तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। अगर आप लोग बंटवारा नहीं करते तो हम लोग इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। हम दोनों आपसे कभी नाराज नहीं थे। इस देश में हर दिन लाखों घरों में बंटवारे होते हैं। हमारे घर में भी हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है?
खैर उस दिन परिवार के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए और सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।